हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप स्टडी ऑफ साइकिन के बारे में। टाइप स्टडी ऑफ साइकिन की हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है पार्ट 1 के नाम से, और आज हम इसका बचा हुआ जो पोर्शन है उसे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने साइकिन की सिस्टमेटिक पोजीशन, साइकिन को हम स्काइफा भी बोलते हैं, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, देन हैबिट, हैबिटेट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मॉर्फोलॉजी, कैनाल सिस्टम। लेकिन हमने कैनाल सिस्टम के डायग्राम नहीं देखे थे, वो गलती से स्किप हो गए थे मेरे से, वो मैं इस वाली वीडियो में कवर करूँगी, डायग्राम ऑफ कैनाल सिस्टम। देन स्केलेटन पढ़ा था, सारे स्पिक्यूल, उनके टाइप्स, उनके डायग्राम, उनकी डेवलपमेंट पढ़ी थी लास्ट वीडियो में हमने। और जो हिस्टोलॉजी है कि कितने तरीके की सेल मिलती है, कौन कौन सी सेल है, उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें हमने कवर अप की थी। इस वाली वीडियो में हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा कि जो डायग्राम है कैनाल सिस्टम के उन पे, और जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो डायग्राम है उसमें सबसे पहले डायग्राम जो एलएस है कैनाल का, कैनाल सिस्टम का, स्काइफा का जो एलएस है जो कि शो कर रहा है कैनाल सिस्टम को, वो एलएस ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर ये ऐसे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऐसे कट किया है बीच में से लॉन्जिट्यूडनल स्काइफा को। ऑस्कुलर फ्रिंज है ओस्कुलम के चारों ओर, एडर्मल ओस्टियम है, इनकरेंट कैनाल होती है यहाँ पे, प्रोसोपाइल है, ये अंदर की ओर जो खुलेंगी वो रेडियल कैनाल है, बाहर की ओर जो खुलती हैं वो इनकरेंट कैनाल है। देन एपोपाइल्स हैं, ये बीच बीच में डर्मल ओस्टिया दिखा रखे हैं इनकी बॉडी पे। यहाँ पर बीच में मीजनकाइम है, इन दो लेयर के बीच में मीजनकाइम मिलेगी। आउटर जो लेयर है ये है पिनेकोडम, अंदर वाली जो लेयर है ये है क्वेनोडम, और ये बॉडी के बाहर ऐसे स्पिक्यूल हैं, और ये सबस्ट्रेटम है जिसके साथ में जो स्काइफा है वो अटैच है। देन दूसरा डायग्राम हम ये देखेंगे कैनाल सिस्टम का, इसके अंदर पूरा खोल के इलेबरेट पूरा दिखा रखा है कि यहाँ से हमें ये डायग्राम ऐसे करके ये ऐसे ड्रॉ करना है कि ऐसे पूरे पिनेकोसाइट्स दिखाएंगे। ये वाली जो ये फ्लैट सेल्स हैं ये पिनेकोसाइट्स हैं, और ये जो ऐसे फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ये क्वेनोसाइट्स हैं सारी। तो जो क्वेनोसाइट्स हैं वो लाइन करती हैं रेडियल कैनाल को, और जो डर्मल ओस्टिया है वो ऐसे पोर मेम्ब्रेन के ऊपर डर्मल ओस्टिया प्रेजेंट है। डर्मल ओस्टिया लीड करेगा इनकरेंट कैनाल में। तो जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा इनकरेंट कैनाल है, और ये है प्रोसोपाइल। इन प्रोसोपाइल के थ्रू जो वाटर है वो रेडियल कैनाल में आएगा। यहाँ है एपोपाइल, एपोपाइल से जो पानी है वो जाएगा यहाँ एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल से स्पॉन्जियोसील कैविटी के अंदर। तो ये डायग्राम आपको परफेक्टली पूरे अच्छे तरीके से बनाना है, ये इसका मेन डायग्राम है। और ये डायग्राम आप जितना परफेक्ट बनाओगे उतने परफेक्ट ही आपके कैनाल सिस्टम में मार्क्स आने वाले हैं। तो आपके जो मार्क्स हैं डाइवर्सिटी में वो डिपेंड करते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हो। ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा है इसका, जो कि बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है। उसके साथ में ये पोर मेम्ब्रेन दिखा रखी है जिस पे डर्मल ओस्टिया, ये बीच बीच में ये डर्मल ओस्टिया है जिन्हें मायोसाइट ने कवर कर रखा है, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल मायोसाइट्स हैं। और यहाँ जो ऐसे ऑक्टागोनल शेप की हैं ये है रेडियल कैनाल, ये जो ऑक्टागोनल शेप की हैं ये रेडियल कैनाल चारों ओर प्रेजेंट है इन पोर मेम्ब्रेन के चारों ओर। ये एपोपाइल का डायग्राम है जिसमें ये डायफ्राम है, ये जो ये पूरा है ये डायफ्राम है। इस डायफ्राम के बीच में ऐसे ये मायोसाइट्स हैं, और मायोसाइट्स के बीच में ये एपोपाइल है, और ये भरा हुआ इसमें मीजनकाइम है। ये और ये वाला जो डायग्राम है ये आपको ड्रॉ करना है। इस वाले डायग्राम से हमें जो रेडियल कैनाल और जो इनकरेंट कैनाल है उनकी अरेंजमेंट दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो एक इनकरेंट कैनाल है उसको 4 रेडियल कैनाल सराउंड किए हुए हैं, और किस तरीके से जो एक रेडियल कैनाल है उसको ऐसे 4 इनकरेंट कैनाल सराउंड किए हुए हैं। बीच बीच में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, स्पिक्यूल्स, और ये मीजनकाइम भरे हुए हैं। जो बाहर वाली लेयर है ये है पिनेकोडम। इसके अलावा जो अभी हमने ये वाला डायग्राम देखा था ये वाला डायग्राम ही यहाँ पे फिर से बना रखा है। देन जो ये डायग्राम है ये वाला डायग्राम, इसी डायग्राम को फिर से यहाँ रिपीट कर रखा है। ये इसका इंटीरियर पोर्शन, एक्सटीरियर पोर्शन ऐसे दिखा के पूरा डायग्राम फिर से ये बनाया हुआ है।
और जो अभी हमने सबसे पहले डायग्राम देखा था एलएस का, वो एलएस का डायग्राम यहाँ है और उसके साथ में आप ये वाला डायग्राम भी ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने क्या किया है, टीएस कट करके देखा है, टीएस ऑफ स्काइफा है ये। तो टीएस के अंदर हमें साफ साफ सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ से डर्मल ओस्टिया से जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, इनकरंट कैनाल में। इनकरंट कैनाल से होता हुआ प्रोसोपाइल के थ्रू वो जाएगा रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से एपोपाइल, एपोपाइल से एक्सकरंट कैनाल, और फिर जो स्पॉन्जियोसील कैविटी है वहाँ पर वाटर मूव करेगा। तो ये जो डायग्राम है ये एक एक चीज़ को अच्छे से दिखा रहा है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरीके से पूरा डायग्राम है इसका। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ साइकन की जो साइकन है उसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर मूवमेंट कैसे होती है, कैसे वो डाइजेशन की प्रोसेस है उसे परफॉर्म करेगा, कैसे रेस्पिरेशन होगा, कैसे एक्सक्रीशन होगा, कैसे रिप्रोडक्शन होगा, कैसे रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट होगा, कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस चलेगी, वो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद मूवमेंट की जो साइकन है उनके अंदर मूवमेंट है वो किस तरीके से होगी। तो हमें पता है ये अपने हैबिटेट में कैसे है, सेडेंट्री, की ये एक जगह पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इनके पास कोई एक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता जिसकी वजह से ये लोकोमोट कर सके, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके। ऐसा इनके पास कोई ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। ये सेडेंट्री होते हैं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। इनके पास इट हैज़ ओनली लोकल कॉन्ट्रैक्टाइल पावर, कि इनके पास सिर्फ थोड़े से ही जगह में ये मतलब थोड़ी सी ही पोर्शन में जहाँ स्टिमुलस मिला है उसके 3 से 4 mm की रेंज के अंदर ही ये जो अपनी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स है वो शो कर सकते हैं। और इनके पास लोकल कॉन्ट्रैक्टाइल पावर है कि जिस जगह पे स्टिमुलस मिलेगा सिर्फ उसी जगह पे हमें कॉन्ट्रैक्शन या रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इनकी जो रिएक्शन है, कॉन्ट्रैक्टाइल जो रिएक्शन है वो काफ़ी स्लो होंगी, इनका रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लो है। और इतना है कि कुछ देर के बाद में, कि स्टिमुलाई से एक्सपोज होने के कुछ देर के बाद में हमें वो दिखाई देगा, कि नोटिसेबल वो थोड़ी देर के बाद में होगा। यहाँ पर ना तो हमें कोई सेंसरी सेल देखने को मिलेगी, ना ही कोई नर्व सेल प्रेजेंट होती है। सेंसरी सेल और नर्व सेल यहाँ में एब्सेंट मिलेगी स्पंज की बॉडी के अंदर। तो जितनी भी ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं ये एज एन इंडिपेंडेंट इफेक्टर की तरह काम करती हैं, कि ये किसी लिंक में एक दूसरे से सीरीज़ में जुड़ी हुई नहीं है, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट काम करेंगी। जो मूवमेंट है अमीबोसाइट्स की, द मूवमेंट ऑफ अमीबोसाइट आर अमीबोइड मूवमेंट और सूडोपोडियल मूवमेंट, नॉट मस्कुलर, कि जो सेल्स हैं वो अमीबोइड मूवमेंट करती हैं, सूडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट करती हैं, अमीबा की तरह मूवमेंट करती हैं। वो जैसे हमारी मसल सेल मूवमेंट करती हैं वैसे मस्कुलर मूवमेंट शो नहीं करेंगी। इसके अलावा जो पिनेकोसाइट्स हैं वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं। पिनेकोसाइट कैसी सेल है, पिनेकोसाइट्स आर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। तो ये हुआ इसकी मूवमेंट के बारे में बात। मूवमेंट की अगर हम शॉर्ट में समरी देखें तो हमें ये बताना है कि एज बीइंग सेडेंट्री, जो स्पंज हैं उनके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, तो ये लोकोमोट नहीं करते, ये एक जगह पे फिक्स होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते हैं। और इनके अंदर जो पिनेकोसाइट है वो हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है, मसल की तरह ये मूवमेंट नहीं करेंगी इनकी सेल, अमीबोइड मूवमेंट करेंगी, सूडोपोडियल मूवमेंट करेंगी, अमीबा की तरह मूवमेंट करेंगी। और अगर हम इन्हें स्टिमुलाई देंगे तो उस स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स सिर्फ लोकल एरिया के अंदर रहेगा, पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा। जहाँ पर हमने स्टिमुलस दिया है उसके 3 से 4 mm की रेंज में ही हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, और जो रिस्पॉन्स होगा वो काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स होगा। सेंसरी और नर्व सेल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती हैं और ये इंडिपेंडेंट इफेक्टर सेल हैं। देन हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, कि ये खाना क्या खाते हैं, उसे कैसे इंजेस्ट करते हैं, उस खाने को ये किस तरीके से डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, जो बचा हुआ खाना है उसे कैसे स्टोर करेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे कैसे बॉडी से इजेस्ट आउट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पढ़नी है, ये हम पढ़ेंगे इस न्यूट्रिशन वाले पॉइंट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फूड, कि ये क्या खाएंगे। ये ओमनीवोरस हैं, ये हर तरीके का खाना खाते हैं होलोजोइक मैनर में, कि कंप्लीट एनगल्फमेंट करेंगे फूड का।
प्लैंकटॉन्स के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स हुए, बैक्टीरिया हुए, डायटम्स हुए, डेड ऑर्गेनिक मैटर हुआ। तो ये माइक्रोफेगस है। माइक्रो मीनी स्मॉल, स्मॉल जो फूड पार्टिकल हैं उनके ऊपर ये फीड करेंगे। तो ये इनका खाना है। देन इस खाने को ये किस तरीके से इंजेस्ट करते हैं, तो ये फिल्टर फीडर होते हैं। खाने को छान के खाएंगे। कैसे छान के खाएंगे कि जो पानी आएगा, जो वाटर आएगा, वो अपने साथ में फूड पार्टिकल को लेके आएगा, और जो क्वेनोसाइट्स हैं, जब ये वाटर करंट है ये रेडियल कैनाल से गुजरेगा, तो उसकी जो कॉलर सेल हैं वो कॉलर सेल इनके पानी में से फूड पार्टिकल को रख लेंगी और पानी को आगे जाने देंगी। तो एक तरीके से फ़िल्टर करके ये खाना खाते हैं, फ़िल्टर फीडर बोलते हैं हम इन्हें। जो कॉलर सेल हैं, क्वेनोसाइट्स हैं, वो वाटर करंट को मेंटेन करेंगी बाय देयर फ्लैजिलर बीटिंग, और जो फ्लैजिलर बीटिंग है वो कांस्टेंट और अनकोऑर्डिनेटेड बीटिंग होगी, कि कांस्टेंट वे में बीट करती रहेगी, मूवमेंट करती रहेगी। लेकिन जो फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला, एक कॉलर सेल की फ्लैजिला, वो दूसरे कॉलर सेल की फ्लैजिला के मूवमेंट के इंडिपेंडेंट मैनर में बट अनकोऑर्डिनेटेड मैनर में मूवमेंट करेगी। फिर इसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा रेडियल कैनाल में, एक वैक्यूम क्रिएट होता है जो कि बाहर से वाटर को अंदर खींच के लेके आएगा डर्मल ओस्टिया के थ्रू, और वो पास होता हुआ इन करंट कैनाल से प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में पहुंचेगा। जो आउटसाइड वाटर है वो डर्मल ओस्टिया के थ्रू इन करंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाएगा थ्रू प्रोसोपाइल। जो ये इनकमिंग वाटर है ये अपने साथ में छोटे छोटे फाइन फूड पार्टिकल को लेके आता है, और ये डर्मल ओस्टिया से होता हुआ जब अंदर आएगा तो इनका जो साइज़ है वो रेगुलेट किया जाएगा बाय मायोसाइट, की जो मायोसाइट हैं वो डर्मल ओस्टिया के साइज़ को रेगुलेट करेंगी फूड पार्टिकल के साइज़ के अकॉर्डिंग। फिर जो माइक्रोविलाई है कॉलर सेल की, क्वेनोसाइट्स की, वो फिल्टर की तरह काम करती है, और जो फूड पार्टिकल हैं वो इन माइक्रोविलाई में ट्रैप कर लिए जाएंगे। जब ये माइक्रोविलाई में ट्रैप हुए, जैसे कि अगर हम डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से ऐसे ये कॉलर है, ये ऐसे फ्लैजिला, तो जब यहाँ से ऐसे वाटर मूव करेगा तो जो फूड पार्टिकल आए हैं वाटर के साथ में वो यहाँ पे स्टक हो जाएंगे। जब ये यहाँ स्टक होंगे तो जो साइक्लोसिस होगी प्रोटोप्लाज्म की, उसकी वजह से ये जो फूड पार्टिकल है वो मूव करते हैं इन बेस की तरफ, माइक्रोविलाई के बेस की तरफ, और ये अंदर इंजेस्ट कर लिए जाएंगे इस सेल में। और हमें पता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं क्वेनोसाइट में। जो क्वेनोसाइट के फूड वैक्यूल हैं वो या फिर डायरेक्ट जो अंडरलाइंग अमीबोसाइट हैं सूडोपोडिया की हेल्प से, कि यहाँ जो अमीबोसाइट्स हैं वो सूडोपोडिया निकालेंगी, फूड पार्टिकल को लेंगी और अपने अंदर अपने जो फूड वैक्यूल है उसमें डाल देंगी। और जो बड़े बड़े जो फूड पार्टिकल हैं जिनकी जो साइज़ रेंज है वो 5 से 15 माइक्रोमीटर से के आसपास है, उन्हें पिनेकोसाइट्स डायरेक्ट इनगल्फ करेंगी और इंजेक्शन होगा उनका डायरेक्ट थ्रू पिनेकोसाइट्स, जो कि इनकरेंट कैनाल की पिनेकोसाइट हैं वो डायरेक्ट इन्हें अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगी। फिर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे होगी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा, फूड वैक्यूल के अंदर होता है कि जो सेल है उसके अंदर जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर डाइजेशन होगा। कैसे होगा कि जो फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड पार्टिकल हैं वो फूड वैक्यूल प्राइमरी लाइसोसोम जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं उसके साथ उसका क्या होगा, फ्यूज़न होगा, फ्यूज़ होगा, जिसकी वजह से एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम। और जो हेट्रोफैगोसोम है उसका जो स्टार्टिंग नेचर है वो एसिडिक होगा, बट फाइनली वो एल्कलाइन नेचर का होगा। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है तो हमारे स्टमक के अंदर जो खाना है वो हमारे स्टमक का pH कैसा है, एसिडिक है। लेकिन जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, डिओडेनम है, जेजेनम है, इलियम है, तो उनका जो खाना है, उनका जो पीएच है, मीडियम है, वो कैसा है, वो एल्कलाइन नेचर का है। तो पहले धीरे धीरे तो स्टार्टिंग में जो हेट्रोफैगोसोम बनेगा उसका पीएच कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन जैसे जैसे जो खाना है डाइजेस्ट होता जाएगा वैसे वैसे उसका जो नेचर है वो एल्कलाइन नेचर का होता जाएगा, वो बेसिक पीएच में कन्वर्ट होता जाएगा। यहाँ पर हमें तीनों टाइप के एंजाइम देखने को मिलते हैं जो कि लिपिड को भी डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करेंगे और कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करेंगे। लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर लाइपेज प्रेजेंट है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर प्रोटीएज प्रेजेंट है, जैसे कि ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, इरेप्सिन है, रेनिन है,
कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रोलेजिस प्रेजेंट है, जैसे कि इन्वर्टेज है, अमाइलेज है, बट इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड वेदर दीज एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय स्काइफा और बाय बैक्टीरिया। लेकिन ये बात अभी तक कन्फर्म नहीं है कि जो ये एंजाइम सीक्रेट आउट किए गए हैं, ये कौन सीक्रेट आउट करता है, ये स्काइफा जो साइकन है वो सीक्रेट करता है या फिर जो बैक्टीरिया है उनसे इनका सीक्रेशन हुआ है। फिर जो खाना अब डाइजेस्ट हुआ है उसे हमें पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये या तो सेल टू सेल डिफ्यूज़न की प्रोसेस से होगा। कैसे कि एक सेल है, उसमें अभी खाना डाइजेस्टेड फूड ज़्यादा है, उसकी पड़ोसी सेल है उससे दूर है, उससे दूर है, तो इनके अंदर अभी जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी अमाउंट कम है, तो यहाँ से यहाँ हाई टू लो कंसनट्रेशन पे डिफ्यूज़न हुआ। अब इसके अंदर इसके कंपैरिजन में खाने की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हुई, तो यहाँ से यहाँ इस तरीके से सेल टू सेल डिफ्यूज़न होगा। या फिर जो कुछ स्पेशल अमीबोसाइट हैं जिन्हें हम ट्रोफोसाइट्स बोलते हैं, वो मीज़ोगिलिया के अंदर मूव करती हैं और खाने को पूरे अलग अलग सेल के पास, पूरे स्पंज की बॉडी के पास में, पूरे साइकन के पास में ये डिस्ट्रीब्यूट करके आएंगी। तो दो तरीके से खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या तो सेल टू सेल डिफ्यूज़न के थ्रू होगा, या फिर जो ट्रोफोसाइट्स हैं वो एक सेल से दूसरी सेल में खाने को ट्रांसफ़र करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगी। देन हम बात करें स्टोरेज की, कि जो अब खाना बच गया उसे कैसे रिज़र्व करें, जो रिज़र्व फूड है उसे कैसे स्टोर करें। तो जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, लिपोप्रोटीन की फॉर्म में स्पेशल अमीबोसाइट हैं जिन्हें हम नाम देते हैं थीजोसाइट्स। ये हमने पहले पढ़ा है। ये सेल, ये जो ट्रोफोसाइट है, थीजोसाइट्स हैं, ये हमने जब जनरल कैरेक्टर ऑफ स्पंज पढ़े थे तब पढ़े थे, एंड जो हिस्टोलॉजी ऑफ साइकन पढ़ा था तब इनके बारे में बात की थी, इनका स्ट्रक्चर देखा था, इनके फंक्शन के बारे में बात की थी। इजेशन की जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसे कैसे निकाला जाएगा, तो जो क्वेनोसाइट हैं और अमीबोसाइट हैं वो इस इजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, और इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन होगा उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बचेंगे उन्हें रेडियल कैनाल में फेंक दिया जाएगा। वहाँ से बाहर जाते हुए वाटर करंट के साथ में उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को भी बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में अगर हम बात करें, फिजियोलॉजी में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है रेस्पिरेशन। तो यहाँ जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है, दीज आर एरियोबिक इन रेस्पिरेशन। एरियोबिक मतलब ऑक्सीजन का ये यूज़ करेंगे। भाई आराम से खुले वाटर में रह रहे हैं और जो वाटर की ऑक्सीजन है उसे ये आराम से यूज़ करेंगे, तो एरियोबिक रेस्पिरेशन होगा। जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमें देखने को नहीं मिलता, कोई स्पेशल काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। जो दोनों डर्मल और जो गैस्ट्रल लेयर हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में मिलेंगी विद वाटर, की जो डर्मल लेयर है और जो गैस्ट्रल लेयर है और जो हर एक बॉडी सेल है वो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से डायरेक्ट एक्सचेंज होगा गैसेस का बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वाटर एंड CO2 ऑफ बॉडी सेल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न। कि डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर का ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर आएगी, और जो सेल के अंदर CO2 प्रोड्यूस हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न वो वाटर के अंदर रिलीज़ कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हर एक सेल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है वाटर के, और वाटर की ऑक्सीजन को डायरेक्ट यूज़ करेगा डिफ्यूज़न के थ्रू, और खुद के अंदर जो CO2 प्रोड्यूस हुई है सेल के अंदर वो डायरेक्ट वाटर के अंदर रिलीज़ कर देगा। अब जो वेव एक्शन है वो इंश्योर करेगा कि जो कांस्टेंट ऑक्सीजनेटेड वाटर है उसकी सप्लाई होती रहे, और इसका जो एविडेंस है वो क्या है कि अगर जो डर्मल ओस्टिया हैं वो ब्लॉक हो जाएं किसी भी डिब्रीज या पार्टिकल से तो स्पंज मर जाएगा। इसका मतलब डर्मल ओस्टिया के थ्रू पानी इनकी बॉडी के अंदर जाएगा, और वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर है वो जाएगा वेव एक्शन के थ्रू। और वेव एक्शन क्या काम करते हैं, इनके डर्मल ओस्टिया की जो ब्लॉकेज है उन्हें खोलने का भी काम करते हैं। जो स्पंज की बॉडी है, जो उसका अपर हाफ है, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो नीचे वाले पार्ट के कंपैरिजन में, बेसल हाफ के कंपैरिजन में 10 to 50% ज़्यादा ऑक्सीजन पर आवर कंज्यूम करने का काम करेगा। कि जो ऊपर वाला अपर हाफ है वो ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू बेसल हाफ। देन एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो दीज आर अमोनोटेलिक इन एक्सक्रीशन। अमोनोटेलिक मतलब ये अमोनिया को रिलीज़ करते हैं, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता है इनके पास एक्सक्रीशन के लिए।
जो अमोनिया है डर्मल सेल के अंदर वो डायरेक्ट डिफ्यूज़न के थ्रू वाटर में चला जाएगा, बॉडी सरफेस के थ्रू डायरेक्ट डिफ्यूज़न हुआ और वो वाटर के अंदर रिलीज़ कर दिया गया। और जो गैस्ट्रल सेल्स हैं वो स्पॉन्जियोसील कैनाल के अंदर अपना जो अमोनिया है उसे रिलीज़ कर देंगे और वो जब ओस्टिया के थ्रू वाटर बाहर जाएगा तो वो बाहर ओशियन में रिलीज़ कर दिया जाएगा। जो ये वेस्ट हैं ये कैरिड अवे किए जाएंगे फ्रॉम स्पंज बाय वेव एक्शन, की जो वेव एक्शन है उसकी वजह से जो ये अमोनिया वेस्ट है ये स्पंज की बॉडी से दूर ले जाया जाएगा। Some scientists say that the metabolic waste are taken up by amoebocyte which generally release them into the spongiocele to be carried out along with the ongoing water current। कि क्या कह रहा है ये कि कुछ साइंटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है इनका उन्हें अमीबोसाइट क्या करेंगी अपने अंदर लेंगी और जाके स्पॉन्जियोसील कैनाल में रिलीज़ कर देंगी और स्पॉन्जियोसील कैनाल का जब पानी ओस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर जाएगा तो उसके थ्रू ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो जो एक्सक्रीशन है रेस्पिरेशन है वो दोनों ही जनरल बॉडी सरफेस से होंगे, एरियोबिक रेस्पिरेशन, अमोनोटेलिक एक्सक्रीशन, और कोई स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है कोई, ना ही कोई एक्सक्रेटरी एक्सक्रीशन के लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। देन हम बात करें नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर की, तो इनके पास कोई स्पेशल सेंसरी और नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा पूरी बॉडी का, बट हर एक सेल है वो अपने आप में सेंसिटिव है और वो इंडिविजुअली ही रिएक्ट करेगी। कि कोई मतलब जैसे हमारी बॉडी तो पूरी एक साथ रिएक्ट कर सकती है क्योंकि हमारे अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, पूरा कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी का, लेकिन स्पंज की बॉडी के अंदर पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं है, इनकी इंडिविजुअल सेल है वो इंडिविजुअली रिएक्ट करेगी और वो इंडिविजुअल सेल ही सेंसिटिव है। जो ये सेंसिटिविटी है ये ओस्क्यूलर रिम के ऊपर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर ओस्क्यूलम है वहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट। और दूसरे बॉडी पार्ट में अभी हमने बात की थी, अगर हम स्टिमुलस देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमें 3 से 4 mm की रेंज में ही देखने को मिलेगा, उससे आगे हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। और इनके जो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड होते हैं वो काफ़ी लो होंगे, काफ़ी मतलब स्लो भी होंगे, और स्लो एंड लोकल रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे हमें। और कैसे सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड ऑफ सेडेंट्री साइकन हैविंग ओनली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ये स्पंज हैं इनकी जो स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में रिएक्शन होंगे वो काफ़ी स्लो और लोकल होंगे। तो जो स्पंज की बॉडी के लिए इतना लोकल और स्लो जो रिएक्शन है वो फुलफिल है, वो मतलब उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करने के लिए वो सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ जो साइकन है वो कैसा है, सेडेंट्री है, वो एक जगह पे फिक्स है और उसके पास केवल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाली जो उसकी बॉडी है उसकी नीड्स को फिलअप करने के लिए ये जो सेडेंट्री साइकन है इसकी नीड्स को फिलअप करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए ये स्लो और लोकल रिएक्शन सफिशिएंट है। फिर जो ये सेंसिटिव सेल्स हैं ये एज एन इंडिपेंडेंट इफेक्टर की तरह काम करती हैं। ये सारी बातें अभी हमने मूवमेंट में भी की थी। कुछ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है मायोसाइट्स के अंदर, जो कि डर्मल ओस्टिया को, एपोपाइल को और ओस्क्यूलम को सराउंड किए हुए हैं। उन मायोसाइट के अंदर हमें कुछ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। ये जो मायोसाइट्स हैं ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कॉमन अपर्चर के अराउंड, और जो कोलेनोसाइट्स हैं, जो कोलन साइट्स हैं वो न्यूरॉन की तरह बिहेव करती हैं और ये एक तरीके का डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम बनाएंगी जो कि पिनेकोसाइट्स को, क्वेनोसाइट्स को और मायोसाइट को आपस में कनेक्ट करने का काम करती हैं। ये जो न्यूरॉन है, कोलन साइट है जो कि न्यूरॉन की तरह बिहेव करती हैं, ये स्टिमुलाई को रिसीव करेंगी और उसे कंडक्ट करके उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देने का काम करती हैं। देन ये इसका मैकेनिज्म एंड परसेप्शन ऑफ कंडक्शन का ये डायग्राम है। इसमें ये ऐसे मायोसाइट्स हैं
और ये हम न्यूरॉन जिन्हें हम कोलोनसाइट कह रहे थे, ये वो न्यूरॉन है, ये कोलोनसाइट हैं, और यहाँ से ये मायोसाइट है, पिनेकोसाइट्स हैं। तो इनके बीच में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ रेडियल कैनाल की क्वेनोसाइट्स हैं। तो जो मायोसाइट्स हैं, क्वेनोसाइट्स हैं और जो पिनेकोसाइट्स हैं, इन तीनों के बीच में आपस में कनेक्शन कौन बनाने का काम करता है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन की तरह कौन बिहेव करता है? ये कोलोनसाइट हैं जो कि न्यूरॉन की तरह बिहेव करती हैं। तो ये है पूरा एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और जो मूवमेंट है वो। अब हम बात करेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन साइकन की। तो रिप्रोडक्शन की हम डेफिनेशन की बात करें कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन एबिलिटी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एबिलिटी होती है अपने जैसे दिखने वाले, अपने जैसे करेक्टर को रखने वाले यंग वन को प्रोड्यूस करने की। कि री मिनी अगेन, प्रोडक्शन मिनी फॉर्मेशन, दोबारा से अपने ही जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करना। ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, जबकि ये जो रेस है, कोई भी रेस या फिर कोई भी स्पीसीज़, उसकी कंटिन्यूटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और जैसे कोई एक ग्रुप है उसकी इमोर्टलिटी, मतलब कि कोई एक रेस है वो लुप्त ना हो, वो बिल्कुल ख़त्म ना हो, तो उसे ख़त्म होने से बचाने के लिए रिप्रोडक्शन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो जो गैमीट्स बनेंगे नहीं बनेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ गैमीट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ गैमीट, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम गैमीट को इन्वॉल्व नहीं करते, ना तो गैमीट की फॉर्मेशन होगी ना ही गैमीट का फ्यूज़न होगा। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर गैमीट की फॉर्मेशन भी होगी, उसके अंदर गैमीट की फॉर्मेशन भी होगी। देन यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ फ्यूज़न एंड फॉर्मेशन दोनों होगा गैमीट का, कि गैमीट बनेंगे भी और गैमीट आपस में फ्यूज़ भी करेंगे। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? गैमीट से रिलेटेड है कि गैमीट की फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न कहाँ होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और गैमीट ना तो बनेंगे और ना ही उनका फ्यूज़न कहाँ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए मीनी एब्सेंट, कि यहाँ पर गैमीट की फॉर्मेशन एंड फ्यूज़न हमें कैसे देखने को मिलेगी? एब्सेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर कोई गैमीट ना तो बनेगा ना ही उसका फ्यूज़न होगा। देन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्काइफा के अंदर अगर हम बात करें तो वो एक्सटर्नल बर्डिंग के थ्रू होगा, कि एक छोटा सा मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ होगी जिसे हम बर्ड बोलते हैं। और जो बर्ड है वो स्पंज के बेस से अराइज होगा, और जब उसके ऊपर एक ऑस्क्यूलम बन जाएगा बर्ड के ऊपर डिस्टल एंड पे, तो ये पेरेंट की बॉडी से सेपरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये पेरेंट की बॉडी से सेपरेट होगा तो ये किसी नए सबस्ट्रेटम पे जाके फिक्स होगा और वहाँ पर नए स्पंज की ये फॉर्मेशन करेगा। बट अगर ये पेरेंट की बॉडी से ही अटैच रहा और अपनी ग्रोथ करेगा तो इसकी ग्रोथ होने के बाद ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद ये अपने ऊपर भी एक बर्ड बनाएगा। तो इस तरीके से ऐसे कॉलोनी की फॉर्मेशन होगी। तो जैसे हमने क्या किया कि ये हमारा साइकन है, साइकन का जो बेस है वहाँ से एक नई आउटग्रोथ होने लगी जिसे हम बर्ड बोलते हैं। इसके ऊपर डिस्टल एंड है, ये इसका प्रोक्सिमल एंड है, ये इसका डिस्टल एंड है। डिस्टल एंड के ऊपर ये ऐसे ऑस्क्यूलम बनेगा। अब ये यहाँ से डीअटैच होके नए सबस्ट्रेटम पे जाके और अपनी लाइफ को स्टार्ट करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, पूरा स्पंज बनाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से डीअटैच ना और यहीं पे अपनी ग्रोथ करे, फिर ये भी मैच्योर होगा, ये अपने ऊपर एक और बर्ड बना ले, इस बार इसका बर्ड भी कैसा हो? बड़ा हो, फिर इसके ऊपर भी बर्ड बन जाए। तो इस तरीके से ऐसे कॉलोनी की फॉर्मेशन होती जाएगी। देन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होता है? फ्यूज़न एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं? इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सेक्स कैसे होते हैं, गोनेड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कैसे गोनेड्स बनते हैं,
कैसे कौन सी सेल है जो एज एन गोनेड्स काम करेगी? गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तो जो सेक्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये बाइसेक्सुअल हैं, मोनोइसियस है, हर्मेफ्रोडाइट है, मतलब एक के अंदर ही, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही दोनों तरीके के गैमीट की फॉर्मेशन होगी, मेल भी और फीमेल भी। दोनों गैमीट एक ही तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है, जो साइकन है, एक ही इंडिविजुअल के अंदर बनेंगे। बट यहाँ पर हमें जो फर्टिलाइजेशन है वो हमेशा क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटो मीनी फर्स्ट, गाइनस मीनी फीमेल, कि जो फीमेल गैमीट है वो पहले मैच्योर होने की वजह से हमें यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो सेल्फ नहीं, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। गोनेड्स की बात करें तो जो गोनेड्स हैं वो टेम्पररी हैं और स्पेशल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। आर्कियोसाइट या फिर कुछ टाइम अमीबोसाइट या फिर कभी कभी क्वेनोसाइट, ये गोनोसाइट की तरह काम करती हैं, गोनेड्स की तरह काम करती हैं और ये गैमीट की फॉर्मेशन करेंगी। अगर जो क्वेनोसाइट्स हैं वो गोनोसाइट की तरह काम करती है, गोनेड की तरह काम करती है और गैमीट की फॉर्मेशन करेंगी, तो सबसे पहले उन्हें अपने फ्लैजिला को लूज़ करना पड़ेगा, कॉलर को अंदर की साइड में विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर मीजोगिलिया में वो मूव करेंगी रेडियल कैनाल से और फिर फाइनली वो गैमीट की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगी। फिर हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की। तो गैमेटोजेनेसिस है वो करता है इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मीनी फॉर्मेशन, गैमीट की फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो जो गैमेटोजेनेसिस है वो दो तरीके का होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्म बनाने हैं, ओवम बनाता है। सब स्पर्म बनाना है तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम बनाना तो है तो oogenesis। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, की जो स्पर्मेटोजोआ है उसकी जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ क्या होगा कि जो आर्कियोसाइट हैं या फिर जो अमीबोसाइट हैं या जो क्वेनोसाइट्स हैं वो स्पर्म मदर सेल या फिर स्पर्मेटोगोनियम की तरह बिहेव करेंगी और ये खुद को कवर करेंगी एक या एक से ज़्यादा फ्लैट कवर पिनेकोसाइट से। और जब ये पिनेकोसाइट इन्हें कवर करके रखेंगी तो ये स्पर्म नेस्ट, जो अभी जो स्ट्रक्चर बना कवर्ड स्ट्रक्चर, उसे हम स्पर्म नेस्ट बोलेंगे या फिर स्पर्मेटोसिस्ट बोलेंगे। इस स्पर्म नेस्ट के अंदर जो स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है वो डिवाइड करेगी, माइटोसिस होगा, माइटोटिकली वो डिवाइड करेगी और 4 से 8 स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन करेगी। जो ये स्पर्मेटोसाइट है ये आगे चल के मियोसिस करके और स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे इसी स्पर्म नेस्ट के अंदर, इसी स्पर्मेटोसिस्ट के अंदर। और जो स्पर्म है अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखता है कि हेड है और टेल है। हेड के अंदर न्यूक्लियस है, हेड राउंड और ओवल है। टेल है वो कैसी है? लॉन्ग वाइब्रेटाइल ऐसी लॉन्ग टेल है और ये लैशिंग मूवमेंट शो करेगी जो कि स्पर्म को वाटर के अंदर मूव करवाएगा इन सर्च ऑफ ओवम, की ओवम की सर्च में जो स्पर्म है वो वाटर के अंदर मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ लैशिंग मूवमेंट ऑफ टेल। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके अंदर हमने क्या बातें की कि सबसे पहले तो जो गोनियम है उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी कि जो आर्कियोसाइट है, अमीबोसाइट है, क्वेनोसाइट है, इनमें से कोई भी सेल स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोगोनियम की तरह बिहेव करेगी, उसको चारों ओर से आके फ्लैट सेल्स कवर कर लेंगी तो एक नेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और उसे हम स्पर्मेटोसिस्ट भी बोलते हैं। इसी स्पर्मेटोसिस्ट के अंदर जो स्पर्मेटोगोनियम है वो माइटोसिस करेगी, 4 से 8 स्पर्मेटोसिस्ट साइट्स बनाएगी। जो स्पर्मेटोसाइट है वो उनमें मियोसिस होगी और स्पर्म की फॉर्मेशन होगी तो हैप्लॉइड स्पर्म बनेगा। मियोसिस होने से पहले जितने भी ये सेल हैं वो डिप्लॉइड फेज में प्रेजेंट हैं। oogenesis की अगर हम बात करें, oogenesis मीन फॉर्मेशन ऑफ ओवम, की प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज oogenesis। यहाँ पर भी जो सेम आर्कियोसाइट, अमीबोसाइट, क्वेनोसाइट हैं वो एग मदर सेल या oogoनियम या फिर ओवोसाइट की तरह बिहेव करेंगी। ये जो एग मदर सेल है या oogoनियम है ये माइग्रेट करती है रेडियल कैनाल में, वहाँ जाके ये 2 बार माइटोसिस करेगी और 4 oocyte की फॉर्मेशन करेगी। हर एक जो oocyte है वो क्वेनोडर्म से होती हुई मीसोगिलिया में एंटर करेगी
मीज़ोग्लिया में जाने के बाद ये अपने साइज़ को बढ़ाएंगी। कैसे बढ़ाएंगी? या तो ये पड़ोस वाली सेल को खाएंगी या फिर इन्हें जो ट्रोफोसाइट हैं वो न्यूट्रिशन दे के जाएंगी। अब ये जो मैच्योर oocyte हैं इनमें मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद ये हर एक जो oocyte है वो एक ओवम और 2 पोलर बॉडी की फॉर्मेशन करेगी। ओवम है वो अमीबॉइड मूवमेंट को शो करता है, अमीबा की तरह मूव करेगा। और जो एक राइपेंड ओवम है वो लार्ज राउंड सेल जैसा हमें दिखेगा, जिसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के बीच में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और ये लाई करता है इन द वॉल ऑफ रेडियल कैनाल, जहाँ पर जो दूसरे स्पंज के जो स्पर्म है वो एंटर करेंगे। यहाँ पर ये दूसरे स्पंज के जो स्पर्म है उनके आने का वेट करेगा रेडियल कैनाल की दीवार के अंदर ये रह के। तो जैसे ये पिनेकोसाइट है, ये मीज़ोग्लिया है, ये क्वेनोसाइट है जो रेडियल कैनाल की वॉल को लाइन करती है, उनके अंदर ये ऐसे चिपका हुआ बिल्कुल ओवम है। ओवम के बीच में ये न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस और ये बाहर ये क्वेनोसाइट का घेरा बना हुआ है। इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देन हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो जो फर्टिलाइजेशन है वो इन्वॉल्व करता है फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन यहाँ कैसा होगा? इंटरनल, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। जब मैच्योरिटी आएगी तो जो स्पर्मेटोसिस्ट है जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट है, स्पर्म भरे हुए हैं, वो रप्चर करेगा और इन स्पर्म को रेडियल कैनाल के अंदर रिलीज़ कर देगा। जो स्पर्म रिलीज़ किए जाएंगे रेडियल कैनाल के अंदर वो ओस्कुलम से होते हुए, स्पंजियोसील से होते हुए और बाहर सी वाटर में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। जो फ्री स्पंज हैं अब ओशियन के अंदर, सी वाटर के अंदर जो घूम रहे हैं, उन्हें जब नया वाटर की करंट क्रिएट किया जाएगा तो वो दूसरे स्पंज के अंदर उस वाटर करंट के थ्रू एंटर करेंगे और रेडियल कैनाल पे पहुँचेंगे। जैसे ही वो रेडियल कैनाल पे पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो घूमती हुई वंडरिंग अमीबोसाइट है या फिर जो क्वेनोसाइट हैं वो क्या करेंगी कि इन्हें पकड़ लेंगी, इन वाले स्पर्म को। जो क्वेनोसाइट्स हैं वो अपने फ्लैजिला को लूज़ करेंगी, कॉलर को विड्रॉ करेंगी और मीज़ोग्लिया के अंदर जाएंगी स्पर्म को कैरी करती हुई, जहाँ पर, और वो कहाँ पर लेके जाएंगी? जहाँ पर ओवम है वो उसका वेट कर रहा है। ये वंडरिंग क्वेनोसाइट्स होती हैं जो कि स्पर्म को ओवम तक ले जाने का काम करेंगी पकड़ के। ऐसी सेल्स को हम स्पर्म ट्रांजिएंट या फिर कैरियर सेल का नाम देते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होगा कि जो स्पर्म ट्रांजिएंट सेल हैं वो ओवम के कांटेक्ट में आएंगी और ओवम है वो एक कोनिकल डिप्रेशन बनाएगा जिससे स्पर्म को रिसीव किया जाता है। कोन ऑफ रिसेप्शन टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके थ्रू स्पर्म को रिसीव किया जाएगा। अब जब स्पर्म एंटर करेगा ओवम में तो उससे पहले उसका जो हेड है वो थोड़ा सा स्वोलन अप होगा और कैप्सूल से सराउंडेड होगा। उसकी जो टेल है वो लूज़ कर दी जाएगी। कैप्सूल विद स्पर्म हेड एंटर ओवम एंड फॉर्म जाइगोट, की जो स्पर्म का हेड है वो कैप्सूल के साथ में एंटर करेगा ओवम में और जाके उसके न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा और जाइगोट की फॉर्मेशन करेगा। जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है? यहाँ पर हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो जाइगोट है वो ब्रूड कैप्सूल से सराउंडेड मिलेगा विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ अमीबोसाइट, कि जो जाइगोट है उसके चारों ओर ऐसे जो अमीबोसाइट्स हैं, जो कॉलर सेल है और ऐसे ही अमीबोसाइट हैं, ये इसे घेर के रखेंगी। और अब जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रूड कैप्सूल, की जाइगोट के बाहर चारों ओर अमीबोसाइट और ये स्ट्रक्चर ब्रूड कैप्सूल कहलाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो रिप्रोडक्शन के अंदर हमने ये सारी बातें की हैं कि कैसे फर्टिलाइजेशन, कैसे गैमीटोजेनेसिस, कैसे oogenesis, और हर एक स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफ़ाइन किया है, हर एक प्रोसेस को अच्छे से डिफ़ाइन किया है। और यहाँ पर ये स्पर्म ट्रांजिएंट सेल हमें दिख रही है। तो इस तरीके से पूरा जो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम जो एम्ब्रियोलॉजी है वो अगले सेक्शन में करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ साइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।